हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। ठीक है, जिसका यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक करेंगे आज हम। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, ठीक है जी, कैसे मेड होता है वो सारा हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 10 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5(1), अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर ए प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, और बोथ, जहाँ तो उसी वक्त सामान देना है और उसी वक्त पैसे देने हैं, या दोनों उसी वक्त, और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, और दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। मतलब डिलीवरी और पेमेंट बाद में भी हो सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट है सेल और परचेज का, राइट गाइस। ओके, फर्दर एज पर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 5, subject to the provisions of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partially in writing or by part of word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties। कहता है ये तो जो प्रोविजन है उस लॉ में जो आज तक टाइम बिंग में फोर्स में है, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल राइटिंग में भी हो सकता है और बाय वर्ड्स भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। मतलब पार्शली रिटर्न हो सकता है और पार्शली बाय माउथ या ओरल हो सकता है, और बी एम्प्लॉयड, और या फिर लॉजिकली हमें समझना पड़ेगा कि दोनों में सेल और परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके गाइस, तो चलिए आगे हम बात करते हैं इस सेक्शन के एनालिसिस की। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। पहला है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर और सेल गुड्स for a price and acceptance of such offer. There may be immediate delivery of the goods. Third, there may be immediate payment of the price, but it may be agreed that the delivery is to be made at some future date. There may be immediate delivery of the goods and the immediate payment of the price. It may be agreed by the that the delivery or payment both are to be made in installment. And sixth, it may be agreed that the delivery or payment or both are to be made at some future date, right guys। चलिए हम आगे अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो गाइज अगला टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के लिए। सेक्शन 6 के अंडर कवर होता है ये एक्ट के। पहला है इसका पॉइंट, द गुड्स विच forms the subject matter of a contract of sale may be either existing goods that are acquired, owned or possessed by the seller, or the future goods। ठीक है जी, और उसके बाद there may be a contract, ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है for the sale of goods, the acquisition of which by the seller depend upon a contingency which may or may not happen, whereby a contract for sale the seller purports to effect a present sale of future goods. The contract operates as an agreement to sell the goods, right guys। और आगे सेक्शन 7 में के अंडर क्या कवर हो रहा है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि गुड्स अगर पेरिशिंग हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले तब क्या होगा। वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल फॉर ए स्पेसिफिक गुड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर have at the time when the contract has made perished or become so damaged as no longer to answer to their description contract। ठीक है जी, ओके। चलिए उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। तो सेक्शन 8 क्या कहता है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स without any fault of the seller or buyer perishes or becomes so damaged as no longer to the answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided or become void। ठीक है जी, और पिछले में था, पिछले में हमें वो क्या करना पड़ेगा, becomes so damaged and no longer answerable to description of the contract। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर हैड द टाइम
व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड, उससे पहले ही हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस केस में भी हमें क्या मान के चलना पड़ता है कि एग्रीमेंट को जहाँ तो वो दोनों अवॉइड करेंगे या वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक द डिस्क्रिप्शन ऑफ सच गुड विल बी अमाउंट टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम वॉइड। तो इसका मतलब ये भी वॉइड हो जाएगा। राइट गाइस, चलिए हम आगे बात करते हैं द एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस कैसे होगा? सेक्शन 9 के अंडर द प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू द फिक्स्ड इन द मैनर देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद द पार्टीज। ओके, where the price is not delivered in accordance with the foregoing provisions, the seller shall pay the seller a reasonable price. What is the reasonable price in question of fact depend upon, किस पे डिपेंड करता है गाइस? The circumstances of each particular case। ठीक है जी। तो उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगा कि प्राइस क्या होगा। तो एनालिसिस क्या है इस सेक्शन का? प्राइस मीन्स, प्राइस हेयर मीन्स क्या है? मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। ओके, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन ए मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल बाय अ वैल्यूअर। और तीसरा, डिटर्मिन्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन ऑल द पार्टीज। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, where there is an agreement to sell goods on the term that the price is to be fixed by the valuation of a third party and such third party cannot or doesn't make such valuation, the agreement is thereby avoided, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefore। ठीक है गाइज। और उसके बाद when such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or buyer, the party not in a fault may maintain a suit for the damages against the party in default। यदि कोई डिफॉल्ट होता है तो वो उस पर केस भी कर सकती है। एनालिसिस क्या है सेक्शन 10 का? इट प्रोवाइड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ए प्राइस बाय अ थर्ड पार्टी where there is an agreement to sell goods on the term that price has to be fixed by the third party and he either does not or cannot make such valuation, the agreement will be void। In case of the third party is prevented by the default of either party from fixing the price, the party at fault shall be liable to the damages to the other party who is not at fault। However, a buyer who has received and appropriated the goods must pay a reasonable price for them in any eventuality। राइट गाइज, तो ये था यहाँ पे, ये इस टॉपिक का कंप्लीशन हो जाता है। ये हमारा यूनिट नंबर 1 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड वाला सेक्शन है जो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।